आज हम भारत के इतिहास के उस सुनहरे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। यह वह समय था जब भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नींव रखी जा रही थी। सोचिए, आज से लगभग 3,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में एक नई संस्कृति का उदय हुआ। इसी को वैदिक काल कहते हैं क्योंकि इसका ज्ञान हमें वेदों से मिलता है। यह सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के जीवन, विचारों और मान्यताओं की झलक है। वैदिक काल को समझना भारत की आत्मा को समझने जैसा है। संस्कृत भाषा, यज्ञ और मंत्रों की परंपरा, परिवार और समाज के शुरुआती नियम, इन सब की जड़ें इसी काल में हैं। इतिहासकारों ने इसे 2 भागों में बांटा है। ऋग्वैदिक काल 1500 to 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1600 ईसा पूर्व। पहले दौर में जीवन सरल था, लोग कबीलों में रहते थे, पशुपालन करते थे। दूसरे दौर में राज्य बनने लगे, खेती बढ़ी और समाज में बदलाव आए। वैदिक काल की शुरुआत को अक्सर आर्यों के आगमन से जोड़ा जाता है, जो मध्य एशिया से आए और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक नई संस्कृति का निर्माण हुआ। यह कोई टकराव नहीं, बल्कि एक संगम था जिसने भारत को एक नई दिशा दी और हमारी संस्कृति की नींव रखी। वैदिक काल की बात करें तो सबसे पहले वेद शब्द सामने आता है। वेद यानी ज्ञान की किताबें, जिन्हें कई ऋषियों ने अपनी तपस्या और चिंतन से पाया। वेदों को श्रुति कहा जाता है, जो सुना गया हो। गुरु शिष्य परंपरा से यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत है, जो आज की संस्कृत से पुरानी और शक्तिशाली मानी जाती है। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के भजन हैं, जो उस युग की सीधी झलक दिखाते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां, सामवेद में संगीत और मंत्रों की लय और अथर्ववेद में आम जीवन, जड़ी बूटियों और समस्याओं के समाधान मिलते हैं। ये वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि उस युग का समाज, विज्ञान और दर्शन भी है। आज भी हमारे कई संस्कार, पूजा पाठ और रीति रिवाज इन्हीं वेदों पर आधारित हैं। वैदिक काल में जीवन बहुत सरल और प्रकृति के करीब था। लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, जिनका मुख्य आधार पशुपालन और खेती था। गाय सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती थी, अघन्या यानी जिसे मारा न जाए। परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। मुखिया गृहपति होता था, लेकिन महिलाओं को भी शिक्षा और धार्मिक कार्यों में भागीदारी मिलती थी। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं के उदाहरण बताते हैं कि ज्ञान में महिलाएं भी आगे थीं। उत्तर वैदिक काल में खेती का महत्व बढ़ा, हल का इस्तेमाल शुरू हुआ और लोग स्थायी गांवों में बसने लगे। खान पान सादा था: दूध, दही, जौ, गेहूं, शहद। मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य, रथ, दौड़, पासे का खेल होता था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी सादगी और परिवार में छिपी होती है। वैदिक समाज को समझने के लिए वर्ण व्यवस्था को जानना जरूरी है। शुरुआत में यह कर्म आधारित थी, जन्म पर नहीं। समाज 4 वर्णों में बंटा था: ब्राह्मण, शिक्षक, क्षत्रिय, रक्षक, वैश्य, व्यापारी, किसान, शूद्र, सेवक। यह विभाजन समाज के कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए था, न कि ऊंच नीच के लिए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है। सभी वर्ण एक ही शरीर के अंग हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार वर्ण बदल सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म आधारित और कठोर हो गई, जिससे जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई। यह बदलाव समाज को जोड़ने के बजाय बांटने लगा, जिसका असर आज भी दिखता है। वैदिक काल का धर्म प्रकृति से गहराई से जुड़ा था। लोग मंदिरों या मूर्तियों की नहीं, बल्कि प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। सूरज, चांद, हवा, पानी, आग, इन सबको देवता मानते थे, क्योंकि इन्हीं से जीवन चलता था। सबसे प्रमुख देवता इंद्र, वर्षा के देवता, और अग्नि, देवताओं के दूत थे। यज्ञ पूजा का मुख्य तरीका था। पवित्र अग्नि में आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। यह एक सामूहिक अनुष्ठान था, जिसमें पूरा गांव हिस्सा लेता था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जटिल और खर्चीले हो गए, और ब्रह्मा, विष्णु, शिव जैसे नए देवताओं का महत्व बढ़ा। अब पूजा सिर्फ भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और मोक्ष के लिए भी होने लगी। वैदिक काल में भारत के गहरे दार्शनिक विचारों की नींव रखी गई। धर्म,
कर्म और मोक्ष। धर्म का अर्थ था कर्तव्य या सही आचरण। हर व्यक्ति का अपना धर्म था, जैसे राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना। यह पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका था। कर्म का सिद्धांत जैसा करोगे वैसा पाओगे, इसी समय उभरा। यह विचार जन्म जन्मांतर तक चलता है। ये लोगों को अच्छे काम करने और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता था। मोक्ष की अवधारणा भी इसी समय जन्मी। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उपनिषदों में इन विचारों को विस्तार मिला, जिसने भारतीय सोच को गहराई दी। वैदिक काल में राजनैतिक जीवन भी विकसित हो रहा था। शुरुआत में समाज कबीलों में बंटा था। हर कबीले का मुखिया राजन कहलाता था। राजा का चुनाव कबीले के लोग मिलकर करते थे और उसका मुख्य काम रक्षा करना था। राजा अकेले फैसले नहीं लेता था। सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं उसकी मदद और नियंत्रण के लिए थीं। समिति आम सभा थी, सभा विशिष्ट लोगों की। ये संस्थाएं शासन में लोगों की भागीदारी दिखाती थीं। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जन मिलकर बड़े जनपद बने। राजा का पद वंशानुगत हो गया और उसकी शक्ति बढ़ी। राजा अब बड़े यज्ञ करवाने लगा, नियमित कर वसूलता था और स्थायी सेना रखता था। शासन में कई अधिकारी होते थे। पुरोहित, सेनापति, ग्रामणी और न्याय व्यवस्था भी विकसित हो रही थी। वैदिक सभ्यता का अंत 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे जीवन में जीवित है। हमारी भाषाएं, रीति रिवाज, त्योहार, पारिवारिक मूल्य और दार्शनिक विचार, इन सब की जड़ें वैदिक काल में हैं। संस्कृत भाषा, यज्ञ और मंत्रों की परंपरा, गुरु शिष्य संबंध, ये सब उसी युग की देन है। योग और आयुर्वेद का ज्ञान जो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है, उसके बीज भी वेदों में मिलते हैं। कर्म और धर्म के सिद्धांत आज भी हमें अच्छे काम करने और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, यह महान विचार भी वैदिक ऋषियों की देन है। वैदिक संस्कृति एक बहती नदी की तरह है, जो आज भी भारतीय जीवन को सींच रही है और भविष्य के लिए मार्गदर्शन करती है।